मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। आज के इस वीडियो में हम व्याकरण से संबंधित एक टॉपिक और विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है मानक वर्तनी किसे कहते हैं। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि मानक का अर्थ होता है अंग्रेजी में स्टैंडर्ड, अर्थात योग्य, सुंदर लिखावट हम उसे कह सकते हैं। और व्याकरणिक दृष्टियों से ठीक ढंग की लिखावट को भी मानक वर्तनी कह सकते हैं। अर्थात जो लिखावट व्याकरणकारों की दृष्टि से मान्य हुई है उसे ही मानक वर्तनी कहा जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी परिभाषा भी लिखी हुई है। जो मान्य की हुई वर्तनी है वही मानक वर्तनी है। वर्तनी का अर्थ होता है लिखावट, अर्थात लिखने का ढंग, लिखने योग्य पद्धति मानक वर्तनी कहलाती है। दैट्स लाइक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो हर एक को अच्छे ढंग से लिखना चाहिए और कुछ मानक वर्तनियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कतिपय मानक वर्तनी के नियमों को देने का प्रयास किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसका जो पहला नियम है मानक वर्तनी का, वह यह है कि सर्वनामों के अतिरिक्त सभी शब्दों से विभक्ति चिन्ह अर्थात प्रत्यय पृथक लिखे जाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की गलतियाँ हो सकती हैं और होती भी हैं। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वनामों के अतिरिक्त सभी शब्दों से विभक्ति चिन्ह प्रत्यय अर्थात पृथक लिखे जाने चाहिए। जैसे गोपाल ने, इस वाक्य में हम उदाहरण जो यहाँ पर दिया है कि गोपाल ने आम खाया है और रमेश के 3 भाई हैं। ये 2 उदाहरण दिए हुए हैं। तो गोपाल ने, गोपाल यह संज्ञा है और ने यह प्रत्यय है। और इस दूसरे उदाहरण में रमेश यह संज्ञा है, नाम है, और के यह प्रत्यय है। तो यहाँ पर गोपाल ने आम खाया है, यह मानक वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही वाक्य है। कुछ लोग गोपाल ने इस शब्द को एकत्रित लिखते हैं, तो यह मानक वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा। यह गलत है और यह सही है मानक वर्तनी के अनुसार। अगर इसी तरह से हम दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम है कि सर्वनामों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखें। पहला नियम है सर्वनामों के अतिरिक्त और दूसरा नियम है सर्वनामों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखें। देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, मैंने कहा है ना कि वह काम करे। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है, उसने काम नहीं किया। तो यहाँ पर मैं करता है और ने परसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर यह सर्वनाम है, यह संज्ञा नहीं है। हम सब जानते हैं कि नाम की जगह पर आने वाला जो शब्द होता है वह सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर मैंने, यह सर्वनाम होने के कारण यहाँ पर हम उन्हें जोड़कर लिखेंगे। जैसे कि यह गलत है और मैंने अगर आप लिखेंगे तो यह सही है, क्योंकि यह सर्वनाम है। इसकी जगह पर अगर संज्ञा होती, जिस तरह से गोपाल ने, यह हम पहला नियम देख चुके हैं, तो इसे विभक्त लिखना है। और जब सर्वनाम आता है तो उसकी जगह पे हमें विभक्त यानी कि दूर उसे लिखना है। उसी तरह से यह वाक्य है, उसने काम नहीं किया है, तो यह उसने, यह शब्द एकत्रित आएगा और यह शब्द सही शब्द है। इसकी जगह पे, उसकी जगह पे अगर नाम होता तो उसे हम पृथक लिख सकते थे। तीसरा नियम है सर्वनामों के साथ यदि
दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। पृथक यानी कि अलग लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, मेरे लिए, उसके लिए और इनमें से। अब एक यहाँ ये उदाहरण हम यहाँ पर लिखेंगे जो हम समझा सकते हैं। उसके लिए, उसके लिए। तो जब हम लिखते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सर्वनाम है, फिर उसके बाद में एक प्रत्यय है और यह दूसरा प्रत्यय है, यानी कि यहाँ पर एक सर्वनाम के पीछे दो प्रत्यय आए हुए हैं। तो उस समय में पहला जो होता है प्रत्यय वह जोड़कर लिखना चाहिए और दूसरा अलग लिखना चाहिए। यहाँ पर अगर हम उस, के और लिए इस तरह से लिखेंगे तो यह गलत होगा, उसके लिए यह सही है। चौथा नियम है कि सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह के बीच ही और तक, ये दो शब्द हैं, प्रत्यय हैं, विभक्ति चिन्ह के बीच ही तक अव्यय आ जाए तो दोनों को पृथक लिखा जाए, एकत्रित नहीं लिखा जाए। एकत्रित लिखना मानक वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, आप ही के लिए, आप ही के लिए। तो मानक वर्तनी की दृष्टि से यह सही है। अगर हम इन्हें आप ही को एकत्रित करेंगे या फिर के लिए को एकत्रित करेंगे यहाँ ऐसे, तो यह गलत होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मानक वर्तनी के नियम क्या होते हैं। मानक वर्तनी यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, योग्य लैंग्वेज यानी अच्छी भाषा, लिखने का एक अच्छा ढंग, और हम सबको यह आना चाहिए। तो इस तरह से इन नियमों का हम ख्याल रखेंगे, यह मैं आशा करता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। व्याकरणिक दृष्टियों से अलग अलग वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं। अग्रिम वीडियो होगा सर्वनाम के संदर्भ में। तब के लिए शुक्रिया।